सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को फेज़ बताने वाली हूँ। फेज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें जैसे कि फेज़ एंगल, फेज़ डिफरेंस एंड फेज़र डायग्राम। हालांकि ये तो सबसे पहला टॉपिक है आपका फेज़। फेज़ क्या होता है? फेज़ जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ऑफ टाइम पीरियड किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपकी करंट हो सकती है, आपकी वोल्टेज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड इज़ बेसिकली नोन एज फेज़। ठीक है, आगे लाइन लिखा हुआ है थ्रू विच पास्ड फ्रॉम ज़ीरो पोजिशन ऑफ द रेफरेंस। ठीक है, बात करते हैं फेज़ एंगल की। फेज़ एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन एनी टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज फेज़ एंगल। यानी कि किसी भी दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के बीच में, जैसे अगर आई और वी के बीच में मैं आपके लिए कोई एक एंगल बना दूँ, तो उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा? फेज़ एंगल होगा। आई और वी के बीच की जो एंगल का डिफरेंस है वो आपका क्या आएगा? फेज़ एंगल आएगा। अभी न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं फेज़ डिफरेंस की। फेज़ डिफरेंस क्या होता है? दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे मान लो v का एंगल आपका समथिंग 65 डिग्री है और i का जो है दैट इज़ 35, तो उन दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका हो जाएगा फेज़ डिफरेंस। और फेज़र डायग्राम क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें दो या दो से अधिक अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है उनके मैग्नीट्यूड के साथ एज वेल एज उनके पोजीशन के साथ विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फेज़र। यानी कि अगर मैंने रेफरेंस पे वोल्टेज को लिया हुआ है तो मैं उसको रेफरेंस मान के मैं करंट का शो कर सकती हूँ, मैं पावर का शो कर सकती हूँ, अनदर कुछ भी चीज़ का, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें दो या दो से अधिक अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ होती हैं जो रिप्रेजेंट होती हैं अपने मैग्नीट्यूड के साथ एज वेल एज पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस फेज़र के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा समझ आएंगी। अब यहाँ पे नोट देने वाली कुछ बातें हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली। पहला नोट ये लिखा हुआ है कि जब फेज़ एंगल किसी भी दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो ऑपोजिट फेज़ में। जाहिर सी बात है, अगर मान लो आपका कोई एक यहाँ पे है और कोई एक यहाँ पे, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, यानी कि वो दोनों कैसे होंगे? ऑपोजिट फेज़ में होंगे। लेकिन अगर कोई फेज़ एंगल आपका किसी दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बीच में 0 डिग्री है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो सेम फेज़ में है। यानी कि आपका आई भी उसी पे है, आपका आर भी उसी पे है। ठीक है, फिर व्हेन वन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लीड्स बाय अनदर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बाय एन समथिंग पॉजिटिव एंगल, देन वी कैन से फर्स्ट क्वांटिटी लीड्स बाय सेकेंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यानी कि अगर कोई एक क्वांटिटी है जिससे आपका कुछ समथिंग एंगल से, समथिंग पॉजिटिव एंगल से आपका जो दूसरा क्वांटिटी है वो उस पहले क्वांटिटी से लीड कर रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं? लीड कर रहा है फर्स्ट क्वांटिटी को। ठीक है, फिर अगर वही चीज़ ऑपोजिट हो जाए, अगर कोई आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो समथिंग नेगेटिव एंगल से सेकेंड क्वांटिटी को लैग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? उसका लैग कर रहा है वो उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि V1 V2, इनके बीच का अगर हम कैलकुलेट करने जाएं कि कितना इनका फेज़ एंगल होगा या फेज़ डिफरेंस होगा इनका, तो देखो 90, अब इनके बीच का हमें निकालना है, तो 90 माइनस 90, क्योंकि यहाँ पे -90 दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है ना हमें, तो 90 माइनस 90, ये 90 आपका माइनस है, यानी कि इनके बीच का कितना फेज पाई आ गया? 180 आ गया। यानी कि अगर V1 आपका जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो V2 आपका क्या होगा? इससे 180 डिग्री पे क्या होगा? इसका फेज़ एंगल होगा। तो ये आपका 20, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 20, यानी कि ये कैसे फेज़ में है? ऑपोजिट फेज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जो है आपका, कि अगर V1 आपका 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है और मान लेते ये है, तो इनके बीच का जब हम निकालने जाएंगे तो आप करो 90 माइनस, ये पॉजिटिव 90 है इस बार, तो 90 माइनस प्लस 90 यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि ये इन द फेज़ है। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है V1 एंड V2 आर इन सेम फेज़, ये दोनों क्या हैं? सेम फेज़ में अपने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 3 है कि इनके बीच का अगर निकालना, तो 90 माइनस
प्लस का 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 60। यानी कि V1 को अगर हम मान लेते हैं रेफरेंस पे, तो V1 हम मान लेते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो V1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 10, इसको हम रेफरेंस मानना है। तो मुझे 30 डिग्री इससे क्या कराना है, नीचे जाना है, लैग कर रहा है ना। अब आप खुद सोचो ये 90 डिग्री है लेकिन मुझे जाना 30 पे, इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, समथिंग ये लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाई बराबर 60 डिग्री, यानी कि मुझे कितना लैग करवाना है, 60 डिग्री मुझे लैग करवाना है। यानी कि V2 लैग्स बाय V1 बाय 60 डिग्री। ये सब लिखने के तरीके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम V2 को रेफरेंस पॉइंट ले ले तो V2 को अगर हम रेफरेंस लाइन ले रहे हैं तो यहाँ पे मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इट मीन्स कि मैं 30 डिग्री पे क्या हूँ, खड़ी हूँ, और 30 डिग्री से मुझे 90 में जाना है। यानी कि 30 से मुझे अगर 90 में जाना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, प्लस का 60 करना पड़ेगा, यानी कि 60 डिग्री मुझे लीड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही फिगर है कि मुझे 60 डिग्री क्या कराना पड़ेगा, लीड कराना पड़ेगा, तब जाके मुझे V1 मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। यानी कि V1 लीड्स बाई V2 बाई 60 डिग्री, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग को ये जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। यही इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी एक फेजर डायग्राम को बनाते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे है ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ आपको दी हुई है I1, I2, I3, I4। ये V1 V2 भी दे सकता है, कुछ भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये 30 साइन ओमेगा टी कुछ भी नहीं है इसके एंगल के आगे, तो हम मान लेंगे कि ये प्लस का 0 डिग्री है। यहाँ पे 50 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री है। अब क्योंकि आपकी सारी जितनी भी I1, I2 और I4 साइन में हैं तो आपको इसको भी साइन में लेना पड़ेगा। तो ये आप इसको कैसे चेंज करोगे, आपको पता है कि कॉस ओमेगा टी यानी कॉस थीटा इज़ नथिंग बट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अरे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि ओमेगा टी प्लस में एंगल लिखा जाता है इसीलिए ओमेगा टी को पहले कर दिया है प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे I1 को अपना रेफरेंस ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि I1 का जो मेरा एंगल था वो कुछ भी नहीं था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे I1 का जो एंगल था वो 30 साइन ओमेगा टी था, यानी कि उसके आगे प्लस माइनस कोई भी एंगल नहीं था। तो हम मान लेते कि उसके आगे एंगल क्या था, 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो I1 मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 30 डिग्री। आई होप तो समझ में आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 30 डिग्री। हमने इस पर रेफरेंस मान लिया। अब हमें I2 को चलना है बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो I2 का एंगल देखो, पहले I2 का एंगल है आपका माइनस का 60 डिग्री। माइनस का 60 डिग्री यानी कि लैग करवाना पड़ेगा। कितना डिग्री लैग करवाना पड़ेगा, 60 डिग्री आपको लैग करवाना पड़ेगा। देखो 0 से माइनस 60 जाना है तो लैग करवा दिया, और यहाँ पे आ गया I2 की वैल्यू 50, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका कितना था, 50 दिया हुआ था, ठीक है। I3 की बात करते तो I3 का तो कॉस था, कॉस ओमेगा टी था, जिसको हमने साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री किया था, यानी 0 से कितना चलना है, 90 डिग्री चलना है। अब बात करते हैं I4 का। I4 का आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। I4 का क्या है, अच्छा ये भी आसान है, 120 ही है, यानी कि आपको 0 से 120 चलना है। तो 0 से 120 चलने के लिए क्या कर देंगे आप, 0 से 120 चल लो, 90 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इसका ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, ठीक है। अब आप इसको खुद ट्राई करना कि जब आप I2 को रेफरेंस लेना तो क्या आएगा, एंड देन आप इसका आंसर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा यूनिट 2 है इलेक्ट्रिकल का, उसका जो अब चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे शुरू होता है, चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा रेजिस्टेंस के बेस पे है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, जब वो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो क्या होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अगर कोई एक सर्किट है और उसके अंदर सिर्फ एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, उसका पावर क्या आएगा, उसका फेज़ एंगल, उसका इंस्टेंटेनियस पावर, ये सारी चीज़ें अभी हम तुरंत देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे एक हमने वोल्टेज लिया हुआ है, स्मॉल v है, इसके थ्रू एक करंट बह रहा है स्मॉल i, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, r है। तो स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। आप लोगों को पता है कि इसका जो इक्वेशन होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जब हम अप्लाई करेंगे कोई एक AC वोल्टेज, स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी अक्रॉस अ प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो जब हम अप्लाई कर रहे हैं कोई AC वोल्टेज, स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी किसी प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट, यानी कि इसके थ्रू, अब आपका क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है जिसको हमने R माना, ठीक है। तो हमने एक AC वोल्टेज अप्लाई किया है
जो ये है स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी अक्रॉस अ प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस R है, तब जाहिर सी बात है अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, तो कोई एक AC करंट उसमें I फ्लो करना शुरू हो गया उस एलिमेंट से। तो जो वैल्यू ऑफ करंट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ क्या हो सकता है, V इज इक्वल टू आई आर, वहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल v अपॉन R। स्मॉल v की वैल्यू क्या है, कैपिटल V मैक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हमने रख दिया V मैक्स बाई R को हमने एक साइड कर लिया और ये साइन ओमेगा टी। अब V मैक्स बाई R को हम लोग लिख सकते हैं I मैक्स, ठीक है, जहाँ पे I मैक्स की वैल्यू आपकी क्या है, ये V मैक्स बाई R, ठीक। अब इसकी फेज़ की बात करते हैं, तो अगर फेज़ सप्लाइड वोल्टेज का ज़ीरो है, ठीक, अगर फेज़ सप्लाइड वोल्टेज का ज़ीरो है तो फेज़ करंट का भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी कि उन दोनों के बीच का फेज़ एंगल कितना होगा, फाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा वो, देखो होता क्या है कि अगर हमने इसका फेज़ जो है, हमने अगर इसका फेज़ ज़ीरो रखा है तो जाहिर सी बात है आई का भी फेज़ आपका ज़ीरो ही आना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। फेज़र डायग्राम की बात करते हैं, देखो दोनों का जो फेज़ है वो सेम है, इट मीन्स कि अगर V आपका इस पे है तो I भी आपका इसी फेज़ में होगा। दोनों का फेज़ एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर आपका फेज़ जो है वो 0 डिग्री है देन दे आर इन सेम फेज़, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दे आर इन सेम फेज, यानी कि V स्मॉल v एंड I आर इन सेम फेज। अब इंस्टेंटेनियस पावर की डिस्कशन, अब बात करते हैं पावर की। तो स्मॉल p इज इक्वल टू V इंटू आई, आप सबको पता होता है पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो V की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, V मैक्स साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई है वो, I मैक्स साइन ओमेगा टी। अब I मैक्स और V मैक्स को एक साथ कर लो, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, जब हम लोग कॉस में चेंज करते हैं तो वो क्या आता है आपका, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, यही आता है। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन करता है, ओमेगा टी कर रहा है, तो 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू हो गया, ठीक है। अब इन दोनों, इस पूरे का इसमें भी मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 1/2 से भी, और इस पूरे का इससे भी मल्टीप्लाई कराओ, ये हो गया, यानी कि V मैक्स आई मैक्स बाई टू माइनस V मैक्स आई मैक्स कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, ठीक है। अब टोटल पावर जब हम कैपिटल P निकालते तो दैट इज़ नथिंग बट एवरेज ऑफ स्मॉल p। आप सभी को पता है जब हम टोटल पावर निकालते तो हम एवरेज पावर लेते हैं जो हमने स्मॉल p निकाला हुआ था, ठीक है। तो एवरेज ऑफ दिस माइनस एवरेज ऑफ दिस। अब देखो ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ये वैल्यू कैसे ज़ीरो हुई है ये बता रही हूँ। ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज जो होता है, इतना याद रखना, कोई भी ऐसा टर्म जिसमें ओमेगा टी उसके साथ आ गया तो उसका हमेशा एवरेज जो होगा वो ज़ीरो ही होगा। ये ट्रिक होती है याद करने की कि अगर आपका कोई भी टर्म है जिसके साथ ओमेगा टी आ गया तो उसका ओवर अ कंप्लीट साइकिल हमेशा क्या होगा, वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगा। इसीलिए मैंने इस वैल्यू को डायरेक्ट ज़ीरो किया है, ठीक है। यानी कि अब मेरा जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, एवरेज ऑफ दिस, यानी कि एवरेज ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका एवरेज तो V मैक्स आई मैक्स बाई टू ही होगा, एज इट इज़ होगा। तो इसको हम लोग अलग अलग क्या लिख सकते हैं, V मैक्स बाई रूट टू इंटू में आई मैक्स बाई रूट टू, क्योंकि V मैक्स आई मैक्स इंटू में रूट टू क्या होता है, 2 होता है। अब V मैक्स ये हो गया आपका इतना। अब देखो RMS वैल्यू जब हम पढ़ते हैं तो RMS इज इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट टू होता है, तो वहाँ से हमने क्या लिख दिया, V RMS इंटू में I RMS इज इक्वल टू, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V इंटू आई। यानी कि ये पावर आ गया आपके लिए किसका, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। ये इसका फेजर डायग्राम है, आप लोग एक बार इसको चेकआउट कर लेना, समझ में आ जाएगा। छोटा सा होता है, वेव फॉर्म में, इसको एक बार देख लेना, कुछ है नहीं इस पर। आप कुछ भी अज्यूम कर लेना कि मेरा V मैक्स की वैल्यू 10 है तो उस केस में I मैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो स्मॉल p अगर हम लोग निकालना हो तो स्मॉल p का फॉर्मूला, स्मॉल p को ही आप डिनोट करोगे, आप कैपिटल P को नहीं डिनोट करोगे, आप स्मॉल p को डिनोट करोगे। और वो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है क्या, V मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपने निकाल रखा है। तो वहाँ से आप जब निकालोगे तो आप देखोगे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से आप क्या कर दोगे, उसका डायग्राम शो कर दोगे। यानी कि V जो है, देखो आई मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 5 आई है, ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया, 10 आया है, यानी कि, और इसका तो 50 आ गया। यानी कि जब आप बनाओगे तो बीच में आपका V होगा, उससे ऊपर आपका P का होगा, और उससे सबसे नीचे आपका I का होगा, बस वही चीज़ है, फिर सारी चीज़ें, ठीक।
हेलो एवरीवन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या है कि जब भी ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम होगा जहाँ पे हमने एक इंडक्टर को लगाया हुआ है हमारे पूरे होल सर्किट में। तो जब हम अप्लाई करेंगे कोई एसी वोल्टेज, हमने यहाँ इंडक्टर को लगाया हुआ है पूरे होल सर्किट में। ठीक है, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका इंडक्टर लगा है, कोई भी टाइप का आपका रेजिस्टर या फिर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम अप्लाई करेंगे कोई एक एसी वोल्टेज स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V मैक्स साइन ओमेगा टी अक्रॉस अ प्योरली इंडक्टिव वायर या फिर एलिमेंट, इसके थ्रू, तो आपका जिसका इंडक्टेंस L हेनरी है। आपको पता होगा कि जो इंडक्टेंस उसकी होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी में होती है, इसीलिए जिसका इंडक्टेंस क्या है, L हेनरी है। तो जाहिर सी बात है एक करंट उसके थ्रू बहेगा, दैट इज AC करंट I फ्लो थ्रू द एलिमेंट एंड ड्यू टू चेंज इन करंट। अब जैसे ही करंट में हमारे चेंज होगा एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ही करंट में हमारे चेंज होगा वैसे ही एक EMF इंड्यूस हो जाएगा बाय सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल। ठीक है, तो इंड्यूस EMF इज़ इक्वल टू, हम लोग इसको EL कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इस इंडक्टेंस के थ्रू, इस इंडक्टर के थ्रू हमारा यहाँ पे क्या एक इंड्यूस्ड EMF है। ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन करंट। ठीक, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू EL माइनस L di/dt। ये आप लोग बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, सॉरी, पहले भी आप लोग प्रीवियस क्लास में भी आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि माइनस L di/dt E होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू EL माइनस L di/dt बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई वोल्टेज लिया हुआ है और आपने कोई एक EMF भी लिया हुआ है साथ में, तो जो आपका V होगा वो EL के ऑपोजिट डायरेक्शन में माना जाएगा, और इसीलिए उसके साइन के आगे हम लोग कह देंगे कि V जो है मेरा EMF के तो बराबर है ही, लेकिन V जो है वो मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए मुझे V इज इक्वल टू माइनस EL लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से EL की वैल्यू उठा के रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस L di/dt। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें I की वैल्यू चाहिए। हम इसके पहले में भी हमने क्या निकाला था, स्मॉल I इज इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा टी निकाला था जब हम प्योरली रेजिस्टिव पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे भी हमें चाहिए I, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास स्मॉल v इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी L di/dt। अब di/dt को रोक के बाकी सबको हम इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V मैक्स अपॉन में L साइन ओमेगा टी। अब आप dt को इधर भेज दो, ये हो जाएगा dt। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो di की वैल्यू जाहिर सी बात है I आएगी, तो वहाँ से हमें I मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो V, जब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे V मैक्स बाई L तो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो इसका जब हम करेंगे तो ये माइनस लग गया, कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा इसके साथ यहाँ हमने भेज दिया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हो गया I इज इक्वल टू ये। अब जो कॉस ओमेगा टी आया था आपका, आप उसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी, तो ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा टी को हम पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस समथिंग एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा टी को पहले कर देंगे, 90 को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे साइन का चेंज हो रहा है, इसीलिए माइनस माइनस बाहर आगे फिर क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे भी आपका साइन आप चेंज कर रहे हो, तो जब आप चेंज करोगे तो इसका भी साइन माइनस 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 मिलके यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये हो गया। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई मैक्स। इस पूरे को हम कंसीडर करेंगे कि आई मैक्स, जहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, वी मैक्स अपॉन में ओमेगा एल, और ये आपका क्या आ गया, उसका एक एक्सप्रेशन आ गया, किसका, स्मॉल आई का। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस की। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेल। जो टर्म ओमेगा एल आपका आया है, ये वाला जो टर्म आपका ओमेगा एल आया है इस एक्सप्रेशन में, किसके एक्सप्रेशन में, आई मैक्स के एक्सप्रेशन में, आई मैक्स के एक्सप्रेशन में, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि जो टर्म आपका ओमेगा एल आया है इन द एक्सप्रेशन ऑफ आई मैक्स, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये सिमिलर होता है रेजिस्टिव एलिमेंट की, क्योंकि दोनों ही आपके करंट के फ्लो होने में क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर होते हैं रेजिस्टिव एलिमेंट के, हेंस इसको भी हम लोग ओम में मेजर करेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे किससे,
एक्सएल से, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू हो गई ओमेगा एल। देखिए अब बात करते हैं फेज़ की। तो अगर फेज़ सप्लाइड वोल्टेज का 0 है तो मेरा जो फेज़ होगा सप्लाइड करंट का वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप चेक करो, सप्लाइड, देखो मेरा जो वोल्टेज है वो क्या था, स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी था। यहाँ पे जो मेरा करंट आया है वो -90 डिग्री आ रहा है, यानी कि वो लैग कर रहा है कितने से, 90 डिग्री से। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसका जो फेज़ लिखा गया वो क्या लिखा गया कि अगर मेरा फेज़ जो है सप्लाइड वोल्टेज का वो 0 है, इट मीन्स कि मेरा सप्लाइड करंट का जो फेज़ होगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो इनके बीच का फेज़ एंगल जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 -90 डिग्री, वो कितना आ गया आपका फाई की वैल्यू 90 डिग्री। अब v को रेफरेंस मान के जब हम i का करेंगे तो वो क्या बनाएंगे डायग्राम, लैग करेगा वो किसने, 90 डिग्री से। और वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है कि फॉर द सर्किट सप्लाइड करंट ऑलवेज लैग्स बाय 90 डिग्री बाय सप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। सप्लाइड वोल्टेज से हमेशा मेरा जो सप्लाई करंट है वो क्या करेगा, लैग करेगा कितना, 90 डिग्री, ठीक। अब इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करेंगे। अब इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, वही सेम फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक। तो इसकी जगह हम फॉर्मूला रखेंगे वी मैक्स साइन ओमेगा टी, आई की जगह अभी हमने जस्ट निकाला था आई का, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस -90 डिग्री, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी -90 डिग्री, वो उठा के हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी मैक्स आई मैक्स को एक साइड और इन दोनों को एक साइड। अब यहाँ पे मेरे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, रेजिस्टिव के केस में तो मेरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया था, बट यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। तो यहाँ फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी -90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो माइनस आ गया और यहाँ पे आपका कॉस ओमेगा टी आ गया। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिससे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी, यह आ गया आपका पी का वैल्यू। तो टोटल पावर निकालना हो तो क्या करेंगे, एवरेज ऑफ स्मॉल पी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। जब भी मैंने कहा था जब भी कहीं ओमेगा टी का टर्म आए उसका एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल हमेशा 0 होता है। दिस इज़ अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज जो होगा इस पूरे टर्म का वो क्या होगा, इक्वल टू 0, यानी कि टोटल पावर जो होगा वो P इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वेव फॉर्म अगेन आप देख सकते हैं, कुछ अज्यूम कर लेना, यहाँ से वैल्यूज़ वगैरह आएंगी, फिर आप इनका क्या करेंगे, वेव फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, अगर P की वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका माइनस से आ रहा है, यानी कि वेव फॉर्म नीचे से बनेगा, नेगेटिव पोर्शन से बनेगा, ठीक है, नेगेटिव पोर्शन से बनेगा। बाकी सारी चीज़ें कोई इतना डाउट नहीं होगा। V का लिखा गया है, I का हमने निकाला हुआ था, 5 आया था, और I जो था वो आपका क्या था, π/2 से शुरू हो रहा था, तो π/2 से हमने शुरू किया था, तो π/2 से 3π/2 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। फिर ये आपका V तो आपका 0 से ही शुरू हो रहा था, क्योंकि उसका फेज एंगल कितना था, 0 था, है ना। तो ये तो 0 से ही शुरू हो रहा है, और ये आपका क्या, इसका भी फेज एंगल आपका 0 ही आया था, देख लो यहाँ पे 0 ही आया है, 0 ही आया, प्लस में कुछ है एंगल ही नहीं है, तो 0 से आया, 0 से शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड है इसीलिए नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब है कि अब आपके पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब है कि अब आपके पास एक कैपेसिटर है जो जुड़ा हुआ है। तो अगेन वही आप V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये सिंबल क्या है आपका, कि आप सप्लाई कर रहे हो वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, एक करंट बहेगा इस कैपेसिटर के अलॉन्ग, ठीक है, जिसकी वजह से सिंपल सी बात है, अगर इसमें कोई करंट बहता है तो कैपेसिटर प्लेट्स के अलॉन्ग आपका क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं बता देती हूँ। जब हम अप्लाई करते हैं कोई AC वोल्टेज, स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी अक्रॉस प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट, किसी प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट के अक्रॉस हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई किया, जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो एक अल्टरनेटिंग करंट I फ्लो करेगा उस एलिमेंट से, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक चार्ज Q डेवलप हो जाएगा अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस, और जिसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, C फैरेड। इसकी यूनिट क्या होती है, C फैरेड, फैरेड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब हमें पहले से पता है फॉर्मूला क्या, कि वी नो दैट चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता था। V की वैल्यू है, ये स्मॉल v है, C वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ चार्ज हमें एक फार्मूला पता होता है चार्ज और करंट के बीच में, ठीक है। वो क्या होता है आपका,
स्मॉल आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आपने पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, क्लास 12th में, ठीक है। तो यहाँ से हमने डी बाई डी टी को एज इट इज़ रखा, क्यू की जगह हमने ये पूरी वैल्यू डाल दी। अब इसको हम, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये सारा टर्म तो हमारा कांस्टेंट जाएगा, जिसको हमने बाहर कर दिया। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि ओमेगा है तो बाहर ओमेगा आएगा, ठीक, ओमेगा को बाहर कर दिया। अब वी मैक्स की जगह पे हमने 1/ओमेगा सी, मतलब इसको हमने नीचे कर दिया यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, वो हमने लिख दिया, और ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने पहले भी मैं कही थी कि अगर ये आपका आई है तो ये अगर साइन के साथ कोई भी चीज़ है ओमेगा टी प्लस थीटा, तो बाकी बची हुई सारी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, आई मैक्स का काम करेगी, और वही यहाँ पे लिखा गया कि स्मॉल आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, वेयर आई मैक्स इज इक्वल टू दिस। अब बात करते हैं कि ये एक्स ओमेगा सी क्या है। ओमेगा सी क्या है आपका, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, एक्सी। जो टर्म आया है 1/ओमेगा सी इन द एक्सप्रेशन ऑफ आई मैक्स इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ सही लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये सिमिलर है टू द रेजिस्टिव एलिमेंट, हेंस इट इज मेजर्ड इन ओम, क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे किसमें, इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये भी सिमिलर है हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट की, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्सी से। तो एक्सी इज इक्वल टू सी सबस्क्रिप्ट में होता है, तो एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अब बात करते हैं फेज की, तो V का जो फेज था वो क्या था हमारा, 0 था। तो इफ़ द फेज ऑफ द सप्लाइड वोल्टेज इज 0, तो मेरा जो फेज होगा सप्लाइड करंट का वो कितना आया था, प्लस π/2, प्लस π/2 आया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कितना आ रहा है, प्लस 90 डिग्री, यानी कि ये वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये वोल्टेज से करंट मेरा 90 डिग्री लीड करेगा, तो यहाँ पे लिख दिया गया, इन दिस सर्किट सप्लाइड करंट ऑलवेज लीड्स बाय 90 डिग्री बाय सप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, फार्मूला पहले से हमें पता है, दोनों का हमने फार्मूला रख दिया, वी मैक्स आई मैक्स को बाहर कर लिया, ये बन गया हमारा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी कि कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फार्मूला बनाने के लिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। टोटल पावर के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ पी। अब देखो इसमें भी आपका ओमेगा टी का टर्म आ रहा है, यानी कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज क्या होगा, 0 होगा, इस इक्वल टू 0, हेंस टोटल पावर भी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड इसका भी आप फेज वेव फॉर्म बना सकते हैं, इसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना वेव फॉर्म बनाने का, ठीक है। वैसे जो जनरली आपके पेपर में पूछता है वो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में ही पूछता है, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोग को सीरीज़ RL, सीरीज़ RC और सीरीज़ RLC के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है, इस लेक्चर्स में, ठीक है। तो सीरीज़, अब बात करते हैं सीरीज़ RL। सीरीज़ RL का मतलब सीरीज़ में मेरा रेजिस्टेंस भी है और सीरीज़ में मेरा इंडक्टर भी है। तो एज यू कैन सी द सर्किट डायग्राम, जहाँ पे हमने एक वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है f हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जब हम सप्लाई करेंगे तो यहाँ से करंट बहेगा, तो R के थ्रू जो वोल्टेज होगा वो VR मान लेते हैं, और जो L के थ्रू होगा वो VL मान लेते हैं। L क्या होता है आपका XL, अभी मैंने जस्ट बताया आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, ठीक। सारी चीज़ें इससे रिवाइज भी हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हम अप्लाई करेंगे कोई एक AC वोल्टेज V of f hertz frequency across a series combination of purely resistive and inductive, प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, एलिमेंट, तो एक AC करंट I फ्लो करेगा उस कॉम्बिनेशन से। अब क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा ऑकर करेगा दोनों ही एलिमेंट्स के अक्रॉस, तो अक्रॉस ईच रिस्पेक्टिव एलिमेंट एज VR एंड VL, जहाँ पे V और I आपका क्या होगा, RMS फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR इज इक्वल टू VR इक्वल टू IR। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR सपोज कर लेते हैं, तो VR की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो VR इज इक्वल टू IR। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगी, VL इज इक्वल टू IXL, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम करंट के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, हमने यहाँ पे करंट के रिस्पेक्ट में बनाया, तो करंट के रिस्पेक्ट में मेरा जो वोल्टेज होगा वो तो इन द फेज होता है, तो VR इन द फेज होगा, ठीक।
अब जब हम करंट के केस में बनाते हैं तो प्योरली इंडक्टिव के केस में मेरा लैग कर रहा था 90 डिग्री से, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ करंट को लिया, यानी कि वो जो डायग्राम आपका उल्टा था उसको आप पलट दो तो वो आपका प्लस का 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया VL मेरा पॉजिटिव में। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से, स्केल की मदद से हम लोग यहाँ से इससे एक पैरेलल लाइन ज्वाइन करेंगे जो VR होगा, इससे एक पैरेलल लाइन ज्वाइन करेंगे जो VL होगा, और इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट लिख देंगे V, ठीक है। अब सप्लाई करंट से और जो आपका वोल्टेज आया है, इनके बीच का एंगल हम लोग लेंगे, उसको हम मान लेते हैं फाई है, ठीक है। तो फेज एंगल जो होगा फॉर दिस सर्किट वो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने V को लिया हुआ है तो माइनस में एंगल, क्योंकि उसमें क्या करता था, लैग करता था, हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन अगर आप I ले रहे हैं तो यहाँ पे तो आपका I जो है वो V को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो स्मॉल v इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो मैं जनरली यही एक्सप्रेशन कहूँगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस पूरे डायग्राम को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे। वोल्टेज ट्रायंगल जो हमने इसके पहले जो डायग्राम देखा है, यहाँ पे जो आपने फेज़र डायग्राम देखा है, बस उसका ये जो इतना पोर्शन है, इसको आप कट कर लो, आपका वोल्टेज ट्रायंगल बन जाएगा। इस पूरे इतने पोर्शन को आप कट कर लो, आपका वोल्टेज ट्रायंगल बन जाएगा। ये मेरा बन गया वोल्टेज ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे मेरा कौन था, VR था, यहाँ पे मेरा VL था। कैसे, क्योंकि VL यहाँ पे था तो हमने इससे पैरेलल एक लाइन ज्वाइन किया था जो यहाँ पे VL हो गया था। बाकी रिजल्टेंट मेरा स्मॉल v था, ये फाई एंगल। तो फ्रॉम वोल्टेज ट्रायंगल लॉ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। VR की जगह हम लोग, क्योंकि हमने वोल्टेज ड्रॉप लिखा हुआ था तो हम लिख देंगे IR का होल स्क्वायर, VL की जगह क्या लिख देंगे, IXL का होल स्क्वायर। I कॉमन कर लेते तो ये हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये जो टर्म आया है, एक्सप्रेशन आया है मेरा, ये मेरा क्या करेगा, इम्पिडेंस का काम करेगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं इज नोन एज इम्पिडेंस ऑफ सीरीज RL सर्किट, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू में Z। इस पूरे टर्म को हम इम्पिडेंस बोल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं हम I इंटू Z। तो I इंटू Z, अब क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का ही टर्म है, ठीक है, तो इसका भी यूनिट आपका क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को, या आप ये समझो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, RMS फॉर्म में लाएंगे। तो RMS के लिए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, V मैक्स बाई रूट टू आई मैक्स बाई रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो V मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू में Z। ये एक्सप्रेशन मेरा आ गया। इम्पिडेंस ट्रायंगल अगर बनाना हो तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं है, देखो VR की जगह, ये VR क्या आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस था, तो इसकी जगह R कर दो। ये VL क्या था आपका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस था, तो इसको आप L कर दो या XL कर दो। और ये जो था आपका रिजल्टेंट था, ठीक। तो R और XL का रिजल्टेंट कौन बताते हैं, Z, इम्पिडेंस, क्योंकि आपने यहाँ लिखा हुआ है जो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर है वो क्या है, इम्पिडेंस है, यानी कि Z है, ठीक है। इसीलिए ये इसका डायग्राम ऐसे बन गया कि R, XL और ये Z, ठीक। इसका भी टर्म वही आएगा। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ यानी कॉस फाई ऑफ फेज एंगल, कोसाइन ऑफ फेज एंगल यानी कि कॉस फाई। इस पूरे लाइन का मतलब यही है, कॉस फाई बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट। सप्लाई वोल्टेज मेरा कौन सा था, जो भी वोल्टेज आप सप्लाई करो, और सप्लाई करंट यानी कि I, इसको हम डिनोट करेंगे कॉस फाई से। तो देखो वोल्टेज ट्रायंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल को पहले देखते हैं। वोल्टेज ट्रायंगल मेरा ये है, तो वोल्टेज कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, VR, हाइपोटेनस कौन है, V, तो VR बाई V हो जाएगा। और अगर हम इम्पिडेंस ट्रायंगल से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, R अपॉन में Z, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो R अपॉन में Z, और वही चीज़ यहाँ लिखा गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इतना कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा आपके पास, P इज इक्वल टू V इंटू आई। वही हमने सारा फॉर्मूला रखा। मैंने एक्सप्रेशन कौन सा लिया था, जो हमने लैग कर रहा है वो वाला एक्सप्रेशन में लिया है। दो एक्सप्रेशन मेरे बन रहे थे, मैंने इस एक्सप्रेशन को लेके पावर निकाला है, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो V मैक्स बाई आई मैक्स
वी मैक्स इंटू आई मैक्स बाई 2 को बाहर कर लेंगे, 2 साइन ए साइन बी। जब सेम सेम होता है तो कॉस लगता है, यानी साइन साइन है तो भी कॉस लगेगा, कॉस कॉस है तो भी कॉस लगेगा। तो जब साइन ए कॉस बी होता है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है ओमेगा टी, माइनस बी की वैल्यू क्या है ओमेगा टी माइनस 5, यानी कि इसके आगे माइनस लगा दो तो माइनस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, ये लिख दिया। माइनस कॉस ओमेगा टी सॉरी ए प्लस बी, यानी कि ओमेगा टी प्लस ये एंगल, ठीक। यहाँ से आपके पास ये टर्म आ गया। अब इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म है ओमेगा टी के साथ कोई भी टर्म हो ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एवरेज हमेशा उसका कितना आएगा 0 आएगा, यानी एवरेज हम इसका लेंगे, तो एवरेज इसका लेने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको वी मैक्स बाई रूट 2, आई मैक्स बाई रूट 2 और कॉस 5 को एज इट इज रहने देते हैं। वी मैक्स बाई रूट 2 क्या होता है, आर एम एस होता है, ये भी आर एम एस होता है, यानी पी इज इक्वल टू वी आई कॉस 5। ये अक्सर प्रूविंग के लिए देता है कि आप सीरीज आर एल में प्रूव करो कि पी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल, ये न्यूमेरिकल में आ सकता है कि अगर आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो फाई की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स वी आर बाई वी। टैन के रिस्पेक्ट में करना हो तो आप टैन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपिडेंस ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल की मदद से ही आते हैं। टैन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास एक्सएल अपॉन में बेस क्या है आर, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया एंड सेम फॉर दिस, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज आर सी, यानी कि आर है और इसके साथ सी है। सी क्या था, सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि 1 अपॉन में ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जो वी है, वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जो एफ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में कौन कौन है मेरे पास, एक प्योरली रेजिस्टिव है और प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक एसी करंट इसके थ्रू बहेगा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी क्या हो जाएगा आपका वी आर, और अक्रॉस दिस वी सी हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि व्हेन वी अप्लाई एन एसी वोल्टेज वी ऑफ एफ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ मैंने बता दी आप लोग को। ये वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। तो व्हेन वी अप्लाई एन एसी वोल्टेज, ठीक है, तो एफ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव एलिमेंट, देन एन एसी करंट आई फ्लो थ्रू दैट कॉम्बिनेशन। आप डायग्राम देख के ही ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं, आप डायग्राम देख लोगे, आप स्टेटमेंट खुद ब खुद लिख लोगे, ठीक है। तो आई करंट बहेगा थ्रू दैट कॉम्बिनेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज ड्रॉप अकर होगा अक्रॉस ईच रिस्पेक्टिव एलिमेंट के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा एज वी आर एंड वी सी, जहाँ पे आपका वी और आई क्या होगा अपने आर एम एस फॉर्म में होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, ठीक। अब इसका फेजर डायग्राम आप देख लो। फेजर डायग्राम जब हमने यहाँ पे रेफरेंस किसको लिया है, करंट को लिया है, तो वी आर तो इसके इन फेज होगा। Vc जब आप प्योरली कैपेसिटिव पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपका क्या था, जब आप वोल्टेज ले रहे थे तो करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री। फिगर को उल्टा कर दो, अब यहाँ पे आपका कैपेसिटिव में वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा समथिंग एंगल अराउंड 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको लेके एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, इसको लेके एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, जो वी आर और वी सी का काम करेगा, और इससे एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दो वी, ठीक है। अब सप्लाई वोल्टेज और जो हमने जो वोल्टेज निकाला उनके बीच का एंगल ले लो फाई, ठीक। फाई की वैल्यू आप देख सकते हो 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। फेज एंगल देख लो क्या है, ठीक है। फेज एंगल हमेशा वैरी करेगा 0 से 90 डिग्री में, पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू वी और नेगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू आई। वैसे भी आप देख सकते हो वी आई की जो रिस्पेक्ट में ये नीचे के डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव होगा आई के लिए, और v के रिस्पेक्ट में ये ऊपर के डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि x के पॉजिटिव, x एक्सिस जो होती है हमारी उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए इसके लिए पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू v और नेगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू i। वही चीज़ें यहाँ लिखी गई। वोल्टेज ट्रायंगल हमने बना दिया, वही सेम कॉन्सेप्ट है पूरा वोल्टेज ट्रायंगल बनाने का। जो इतना पोर्शन है आपका, ये जो इतना पोर्शन है आपका, इस पूरे पोर्शन को आप कट कर लो, आपका वोल्टेज ट्रायंगल भी बन जाएगा और इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बन जाएगा। देख लो
सप्लाई वोल्टेज लिखा वी √/v² प्लस VC², इसकी जगह हमने वैल्यू डाली, आई कॉमन किया। द टर्म दिस √/r² प्लस XC का स्क्वायर इन द अबव एक्सप्रेशन इज नोन एज इम्पिडेंस ऑफ सीरीज RC सर्किट, इट इज डिनोटेड बाई Z एंड मेजर्ड इन ओम। तो V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, इसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया Vmax/√2 Imax/√2 इंटू में Z, ये हो गया मेरा Vmax इक्वल टू Imax इंटू में Z, जहाँ पे Z की वैल्यू आपकी ये है। ठीक, आई होप सो कि इम्पिडेंस ट्रायंगल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम ही चीज़ है, जहाँ पे VR था वहाँ R करो, जहाँ आपका VC था वहाँ XC करो, और जो रिजल्टेंट आपको V दे रहा था वहाँ पे Z कर दो। ठीक, आई होप सो एक्सप्रेशंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब वोल्टेज को रेफरेंस ले रहे थे तो 90 डिग्री या समथिंग एंगल लीड कर रहा था, तो प्लस का था, और जब एंड सेम एज आप इसका इंस्टेंटेनियस पावर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। एंड आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन अनदर वीडियो, ओके। इन देयर वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज RLC सर्किट। थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो डिफरेंट टाइप के पावर्स हम लोग AC सर्किट में देखेंगे, जो आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा आगे वाले यूनिट्स में। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो पावर है दैट इज़ एपरेंट पावर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल S से। मैंने सीरीज़ RLC नहीं बताया है अभी, बाद में उसको कवर कर दूंगी। वैसे भी वो पेपर में अगर आता है तो उसके साथ आपको सबका पावर का भी डेरिवेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, बट यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, क्योंकि उसमें 3 केसेस आप एक बार लेके चलोगे, एक बार XL बराबर XC, एक बार XL ग्रेटर देन XC, और एक बार XC ग्रेटर देन XL। तो उस टाइप के केसेस लोगे आप, फिर उसका पावर कैलकुलेशन वगैरह करोगे, फिर वही है उसका इम्पिडेंस ट्रायंगल, अनदर चीज़ें आप उसका कैलकुलेट करोगे। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये 2 नंबर में आपसे पूछता है पेपर में। ठीक है, कि कितने टाइप के पावर होते हैं। इनफैक्ट वाइवा में भी बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है। तो 3 टाइप के आपके पावर होते हैं। एक होता है एपरेंट पावर, जिसको हम लोग, ठीक है, तो एपरेंट पावर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल S से। और एपरेंट पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, उनके RMS फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके RMS फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट को मल्टीप्लाई करते हो उनके RMS फॉर्म में किसी भी AC सर्किट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एपरेंट पावर। उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल S में और मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर में, जिसका सिंबल होता है कैपिटल V कैपिटल A। या फिर अगर किलो वोल्ट में दिया होगा तो किलो वोल्ट एम्पियर में करेंगे। और इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि S इज इक्वल टू RMS फॉर्म में सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट का प्रोडक्ट, यानी कि VRMS इंटू में IRMS इक्वल टू VI, हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पावर आपका आता है, इसको हम लोग एक्टिव पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, वॉटफुल पावर, या फिर उसको हम लोग सिंपली पावर भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर, यानी कि S इंटू में पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको मैंने पहले भी बताया था, दैट इज कोसाइन ऑफ फेज एंगल, यानी कि cos phi। उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर या फिर रियल पावर, ट्रू पावर या फिर वॉटफुल पावर, या फिर सिंपल पावर आप बोल लो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ S इंटू में पावर फैक्टर यानी कोसाइन, यानी कि उसको हम लोग लिखेंगे S cos phi। ठीक है, S अभी मैंने पीछे ही बताया था, दैट इज V इंटू I, और इसी को हम लोग कहते हैं आपका रियल पावर। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल P से। और इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें? नॉर्मल पावर को हम लोग मेजर किस में करते हैं? वॉट में करते हैं, वॉट या फिर किलो वॉट में करते हैं। तो इसको हम लोग वॉट में या फिर किलो वॉट में मेजर करेंगे। थर्ड एंड लास्ट जो आपका पावर होता है वो होता है आपका रिएक्टिव या फिर वॉट लेस पावर। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड साइन ऑफ फेज एंगल, यानी कि अब जो आप फेज एंगल ले रहे थे, जो आप फाई ले रहे थे, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? साइन लेना पड़ेगा, यानी कि साइन फाई लेना पड़ेगा। ठीक है, बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रिएक्टिव पावर। बेसिकली रिएक्टिव पावर आपका बचा कुचा जो पावर होता है वही रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, मतलब वैसे सर्किट में जो आपका बचा कुचा पावर होता है जो आप नहीं यूज़ करोगे वो आपका रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से और मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। ठीक है, VAR से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और या फिर किलो में दिया होगा तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। अब इसको हम लोग दिखाएंगे Q इज इक्वल टू S साइन फाई, और S की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे VI, तो Q इज इक्वल टू VI साइन फाई। अब रिलेशन अगर पूछ रहे हैं आपसे, मान लीजिए S P और Q में, तो आप बताएंगे कि S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कैसे? P स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे? VI का होल स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और इसकी जगह आप लोग रखेंगे VI का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1,
तो वी आई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और वी आई आपका क्या होता है एस, यानी कि उसका होल स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर, तो वहाँ से आपका ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक जितने भी आपके टाइप के सर्किट्स थे वो सारे सर्किट्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है,